नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प मिल सके। चाहे वो आपका पेपर 1 का एग्जाम है, चाहे वो आपके आने वाला हाई कोर्ट का एग्जाम है, चाहे या फिर राज्य चयन आयोग का हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अपकमिंग एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। हम बोलते हैं, इन विच ईयर कैपिटल ऑफ पंजाब गवर्नमेंट वॉज शिफ्टेड फ्रॉम शिमला टू चंडीगढ़। तो बोलते हैं कि कौन से वर्ष पंजाब जो सरकार थी उसकी राजधानी जो था वो शिमला से शिफ्ट की गई और चंडीगढ़ को जो था वो स्थानांतरित की गई थी। तो पंजाब की राजधानी जो था वो शिफ्ट की गई शिमला से चंडीगढ़। पहले तो ये पता होना चाहिए कि पंजाब की कैपिटल शिमला में होती थी, फिर शिमला से जो था वो शिफ्ट कर दिया गया उसको चंडीगढ़ को, और ये ईयर था 1953। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। पूरी बात इस तरह से थी कि 1948 में पंजाब की कोई अपनी कैपिटल तो थी नहीं। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो पंजाब की कोई अपनी कैपिटल नहीं थी, तो इसलिए ये प्लान किया गया कि कुछ टाइम के लिए एक टेम्परेरी कैपिटल जो है वो बनाई जाए, और ये टेम्परेरी कैपिटल जो था वो बनाई गई थी शिमला में। अब शिमला में कैपिटल बनाई गई, यहीं से जो था वो कार्य देखा जा रहा था सारा। ये जो जितने भी आप हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स देखते थे ये यहाँ से जो था वो काम चलता था। अब उसके बाद जो था वो चंडीगढ़ जो था वो प्लान कर लिया गया, चंडीगढ़ की जो था वो नींव भी रख दी गई थी, और फिर जब चंडीगढ़ बन गया तो चंडीगढ़ को जो था वो शिफ्ट कर दी गई थी। ये 1953 था जब शिमला से चंडीगढ़ को पंजाब की कैपिटल शिफ्ट की गई थी, और अभी भी आपको देखने को मिलता है कि पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ में ही है। चंडीगढ़ के बारे में भी ना कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। चंडीगढ़ एक बड़ी ही प्लान सिटी है, और इसको डिज़ाइन किसके द्वारा किया गया था? इस तरह की प्लान्ड सिटी को डिज़ाइन करने के लिए भी जो है वो आर्किटेक्ट जो बुलाए गए थे वो बाहर के आर्किटेक्ट थे। फ्रेंच के एक आर्किटेक्ट हुआ करते थे जिनका नाम था ली कॉर्ब्यूसर, उनका नाम आपने ध्यान रखना है। इनके द्वारा जो था वो चंडीगढ़ को डिज़ाइन किया गया था। ली कॉर्ब्यूसर का नाम आपने ध्यान रखना है, इन्होंने डिज़ाइन किया था चंडीगढ़ को, और इस तरह की ये पहली प्लान्ड सिटी जो है वो इंडिया में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सबसे पहले स्टेटमेंट में बोलते हैं, राम सिंह पठानिया वॉज अ फ्रीडम फाइटर ऑफ नूरपुर प्रिंसली स्टेट। कि राम सिंह पठानिया एक फ्रीडम फाइटर हुआ करते थे नूरपुर प्रिंसली स्टेट के। तो इनकी बात करें तो राम सिंह पठानिया बिल्कुल सही बात है, नूरपुर प्रिंसली स्टेट के ही फ्रीडम फाइटर ये हुआ करते थे। अगली स्टेटमेंट में बोलते हैं कि राम सिंह हैड लॉन्च्ड द आर्म्ड रेवोल्यूशंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन 1846। की राम सिंह के द्वारा जो था वो 1846 में ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो था वो आंदोलन किया गया था 1846 में। अगर हम राम सिंह की बात करें तो नूरपुर के ही ये होते थे, और इनके द्वारा जो था वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो था वो आंदोलन किया गया था 1846 में। बिल्कुल सही बात है ये भी। पहले तो स्टेटमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, फिर डिटेल में बताऊँगा इनके बारे में। आगे बोलते हैं, वजीर राम सिंह कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश एंड बैनिश्ड इन 1849। कि ये जो राम सिंह हुआ करते थे इनको ब्रिटिशर्स के द्वारा कैप्चर कर लिया गया था और बैनिश कर दिया गया था 1849 में। ये भी सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही हुआ था इनके साथ। इनका एक साथी था जिसने इनको धोखा दे दिया था और ये पकड़े गए थे। फिर आगे बोलते हैं, वजीर राम सिंह वॉज अरेस्टेड एंड हैंग्ड टिल डेथ एट धर्मशाला। तो बोलते हैं कि इनको अरेस्ट कर लिया गया और फांसी के तख्ते पर जो है इनको चढ़ा दिया गया धर्मशाला में। देखो, इनको अरेस्ट किया गया था, ये पकड़े गए थे, परंतु धर्मशाला में इनको हैंग नहीं किया गया था, ये गलत बात है। ये स्टेटमेंट जो है वो नॉट ट्रू है, ऑप्शन डी सही आंसर है। स्टेटमेंट सही कौन सी है, किस तरह से ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगी? ये जो वजीर राम सिंह थे ना, इनको जो था वो उम्र कैद की जो था वो सज़ा दी गई थी, और इनको काला पानी की सज़ा जो था वो दी गई थी। काला पानी में इनको रखा गया, उसके बाद इनको रंगून भेज दिया गया, और उसके बाद जो था वो रंगून में ही जो था वो इनका देहांत हुआ था। रंगून में इनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए गए, और नवंबर 11 1849 को जो था वो सिर्फ 24 ईयर्स के थे जब ये वीरगति को प्राप्त हो गए थे। अब वजीर राम सिंह के बारे में जानिए। जो वजीर राम सिंह होते थे, इनके जो पिता होते थे उनका नाम था वजीर श्याम सिंह, और वो नूरपुर रियासत के जो था वो वजीर हुआ करते थे। नूरपुर के राजा हुआ करते थे वीर सिंह, जिनके ये श्याम सिंह जो था वो वजीर हुआ करते थे। अब होता इस तरह से है कि वीर सिंह की मृत्यु हो जाती है, और उस टाइम जो उनके बेटे थे वो अभी छोटे थे। इनके बेटे का नाम जसवंत सिंह जो था वो हुआ करता था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो था वो वजीर वीर सिंह तो मर गए, तो राजा बीर सिंह जो था वो मर गए थे। अब राजा बीर सिंह की डेथ के बाद इन्होंने क्या किया, राम सिंह के द्वारा, वजीर राम सिंह के द्वारा क्या किया गया कि नूरपुर का राजा बना दिया गया जसवंत सिंह को, जो अभी छोटे थे। परंतु अंग्रेजों ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और अंग्रेजों ने नूरपुर रियासत को अपने अधीन कर लिया। अब अंग्रेजों के द्वारा नूरपुर रियासत को अपने अधीन कर लिया गया, और इनके द्वारा क्या किया गया, वजीर राम सिंह के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ जो था वो आंदोलन कर दिया गया। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो था वो आंदोलन किया और अंग्रेजों को कड़ी टक्कर जो था वो दी।
इनके साथ इनके और भी राजपूत साथी थे जिन्होंने इनका साथ यहाँ पर दिया। कटोच, जिसको कांगड़ा कहते हैं, वो भी जो था वो रियासत भी जो है वो यहाँ पर इनका थोड़ा साथ देती है। परंतु फिर भी जो है वो क्या होता है, इनका एक दोस्त था जिसका नाम पहाड़ चंद था। पहाड़ चंद ने जो था वो उनको धोखा दे दिया और धोखे से जो था वो उनको पकड़वा दिया। अब ये पकड़े गए, अंग्रेज़ों के हाथ जो था वो आ गए। अब अंग्रेज़ों के द्वारा जो था वो इनको पकड़ लिया गया। फिर इनको जो था वो इनको सज़ा दी गई, काला पानी की सज़ा दी गई। काला पानी में इनको रखा गया। उसके बाद इनको जो था वो रंगून भी भेज दिया गया। फिर रंगून भेज दिया गया, वहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा कष्ट दिए गए, टॉर्चर किया गया और वहीं पर 24 साल की आयु में इनका देहांत जो था वो हो गया था। तो ये थी पूरी कहानी वज़ीर राम सिंह की। परंतु नूरपुर के थे ये और बड़े ही बहादुरी से इन्होंने जो था वो सामना किया था उस टाइम अंग्रेज़ों का। वहाँ के जो राजा थे, जो भी छोटे हुआ करते थे, वयस्क हुआ करते थे, उनका नाम भी आपने ध्यान रखना, जसवंत सिंह उनका नाम हुआ करता था। ठीक है, जिनको माइनर अंग्रेज़ों के द्वारा माना गया और कैप्चर कर लिया गया था नूरपुर को। और इनकी जो लड़ाई हुई थी ना अंग्रेज़ों के साथ, वो कहाँ पर हुई थी, वो डले की धार में हुई थी। डली की धार थी एक, डली की धार, वहाँ पर इनकी लड़ाई जो था वो हुई थी अंग्रेज़ों के साथ। तो ये डली की धार भी ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं इन विच ईयर कंबाइंड फोर्सेस ऑफ कुल्लू एंड चंबा एक्सपेल्ड तिब्बतिन फ्रॉम लाहौल एरिया। तो बोलते हैं कि किस वर्ष कुल्लू और चंबा की संयुक्त सेनाओं के द्वारा तिब्बतियों को जो था वो लाहौल से खदेड़ दिया गया था। तो कुल्लू और चंबा ये दोनों जो था वो एक साथ आते हैं, इनकी सेनाएं एक साथ मिलकर जो है तिब्बतियों जिनके द्वारा लाहौल के ऊपर कब्जा किया गया था उनको खदेड़ दिया गया था। वो 1663 की बात थी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो लाहौल स्पीति की हिस्ट्री हमें बहुत कम जानने को मिलती है, परंतु फिर भी जो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें जानने को मिलते हैं वो कुल्लू के साथ, चंबा के साथ लाहौल स्पीति का कहीं ना कहीं पर संबंध देखने को मिलता है। जैसे कि कुल्लू के राजा बहादुर शाह हुआ करते थे, तो उनके कार्यकाल के दौरान ये माना जाता है कि लाहौल जो था वो कुल्लू का भाग जो था वो बन गया था। फिर उसके बाद 1631 में भी जो था वो लाहौल कुल्लू का भाग ही जो था वो हुआ करता था। उसके बाद तिब्बतियों का कंट्रोल भी कुछ टाइम तक यहाँ पर जो था वो आया था, परंतु फिर से जो था वो कुल्लू के राजा जगत सिंह हुआ करते थे, उनके समय लाहौल जो था वो फिर से कुल्लू का भाग जो था वो बन गया था। अब कहा यह भी जाता है कि कुल्लू के राजा मानसिंह थे, इनका भी काफ़ी कंट्रोल जो था वो यहाँ पर रहता था। इनके द्वारा यहाँ पर एक कैसल भी बनाया गया था जिसको गोंदला कैसल जो है वो कहते हैं। तो गोंदला कैसल कहाँ पर है, लाहौल स्पीति में है। और ये गोंदला कैसल बनवाया किसके द्वारा गया था, तो कुल्लू के राजा मानसिंह के द्वारा जो था इसको बनवाया गया था। बाद में चलकर हमें देखने को मिलता है कि अंग्रेज़ों के कंट्रोल में भी जो है ये जो है वो आता है और हमें सिखों का कंट्रोल भी यहाँ पर देखने को मिलता है। हमें जानने को मिलता है कि 1840 में जो था ये लाहौल जो था वो सिखों के अधीन जो था वो हुआ करता था और सिखों के सेनापति हुआ करते थे जोरावर सिंह, जिनके द्वारा 1834-1835 के बीच में जो था वो अटैक किया गया था स्पीति के ऊपर और लद्दाख झांसकर की ओर भी इन्होंने अटैक जो था वो किया था। फिर बाद में चलकर हमें 1846 में देखने को मिलता है कि लाहौल जो था वो अंग्रेज़ों के अधीन जो था वो आ गया था। और बाद में चलकर हमें 1857 का टाइम देखने को मिलता है जब यहाँ के जो वज़ीर हुआ करते थे नोनो, उनके द्वारा जो था वो उनका नाम नोनो हुआ करता था, नोनो इस तरह से, अगर नहीं पता आपको तो नोनो वज़ीर के द्वारा अंग्रेज़ों की सहायता की गई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी ये अंग्रेज़ों की सहायता यहाँ के वज़ीर जो है वो करते हैं। वज़ीर का नाम था अमीर चंद, जिन्होंने पहले वर्ल्ड वॉर में सहायता की थी और उसके लिए उनको जो था वो राय बहादुर की उपाधि भी जो था वो दी गई थी। 1960 का पीरियड भी देखने को मिला जहां पर लाहौल स्पीति जो था वो पंजाब सरकार के अधीन होता था और पंजाब सरकार ने 1960 में जो था वो लाहौल स्पीति को एक जिला जो था वो बनाया था। उसके बाद हिमाचल का पार्ट ये 1966 में जो था वो बना था। 1966 में लाहौल स्पीति का विलय हिमाचल प्रदेश में हो गया था। अभी हमें ये जानने को मिलता है कि लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है जिसका एरिया जो है वो लगभग 13,835 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि पूरे हिमाचल का 24.85% जो है वो एरिया कवर करता है। तो ये सब है लाहौल स्पीति के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द फेमस फोर्ट ऑफ कामरू घाटी मस्तगढ़ इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो बोलते हैं ये जो कामरू घाटी मस्तगढ़ फोर्ट है ना, ये कहाँ पर जो है वो स्थित है। तो फेमस फोर्ट ऑफ कामरू घाटी मस्तगढ़ जो है ये आता है आपके, अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, यहाँ पर पूछा गया है कामरू घाटी का जो मस्तगढ़ किला है वो कहाँ पर स्थित है। ये जो है वो मंडी में स्थित है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। जो कामरू नाग मंदिर आता है वहाँ से ये कामरू घाटी उसकी बात की जा रही है और यहीं पर ये एक मस्तगढ़ किला जो है वो आता है। तो ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में आता है। कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए क्योंकि एक कामरू फोर्ट अलग से आता है, कामरू फोर्ट आता है वो किन्नौर में आता है, परंतु हमारी ऑप्शन में किन्नौर दिया भी नहीं गया है। एक मस्तगढ़ किला अलग से आता है। मस्तगढ़ किला जो अलग से आता है वो कहाँ पर आता है, वो आता है कांगड़ा में। यहाँ पर कांगड़ा भी ऑप्शन में नहीं दिया गया था। तो ये प्रीवियस ईयर का पेपर क्वेश्चन था, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, तो इसीलिए हमने इसको जो था वो डिस्कस अभी किया है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर
क्लियर होना चाहिए था कामरू घाटी के लिए और मस्तगढ़ किले के लिए। अदरवाइज़ कामरू फोर्ट मैंने आपको अलग से बता दिया, किन्नौर का मस्तगढ़ फोर्ट आपको अलग से बता दिया, कांगड़ा का, ये आपको पता थे। परंतु देखो प्रीवियस ईयर में कैसे करके क्वेश्चन ये पूछा गया था। अब हम बात करते हैं अगर इंपॉर्टेंट किलों की जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में इंपॉर्टेंट फोर्ट जो आते हैं उसमें जो है एक तो हमें देखने को मिल जाता है कांगड़ा का फोर्ट, जो मोस्ट फेमस है और स्ट्रॉन्ग भी बहुत ज़्यादा माना जाता था। एक हमने गोंदला कैसल पहले पढ़ लिया है जो लाहौल स्पीति में जो है वो स्थित है। उसी तरह जो है वो आपने कमलाह किला जो है वो ध्यान रखना है, एक कमलाह किला भी जो है वो आता है, कमलाह फोर्ट जिसको बोलते हैं। ये कहाँ पर जो है वो कमलाह किला आता है, ये जो है वो मंडी में आता है, मंडी में ये कमलाह किला जो है वो आता है। एक महल मोरियाँ फोर्ट भी आ जाता है, महल मोरियाँ फोर्ट हमीरपुर में आता है। महल मोरियाँ में जो था वो लड़ाई हुई थी, जो गोरखाओं के द्वारा संसार चंद पर अटैक किया गया था, तो संसार चंद और गोरखाओं की लड़ाई यहाँ पर जो था वो हुई थी। इसी तरह एक समरकोट फोर्ट भी आता है। समरकोट फोर्ट कहाँ पर आता है, तो ये समरकोट फोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट शिमला में आता है। जातक फोर्ट भी आता है, जातक फोर्ट सिरमौर में आता है। मानगढ़ किला आता है, ये भी सिरमौर में ही जो है वो आता है। हरिपुर फोर्ट भी एग्जाम में पूछा गया है, हरिपुर फोर्ट आपने ध्यान रखना है, ये जो है वो सिरमौर में आता है हरिपुर फोर्ट। तो इतना किलों के बारे में यहाँ से हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पेपर 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप हाई कोर्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर हिमाचल के बाकी एग्जाम्स जो HPRCA के अपकमिंग एग्जाम है, या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन के अलग से एग्जाम है, उनके लिए तैयारी कर रहे हैं और कॉम्प्रिहेंसिव वे में एक टेस्ट सीट से अपने सभी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, जिसमें हिमाचल जीके को टॉपिक वाइज कवर किया गया हो और वीडियो एक्सप्लेनेशन से समझाया गया हो क्वेश्चंस को, और नेशनल इंटरनेशनल जीके को भी ऐसे ही कवर किया गया हो और करंट अफेयर्स को भी, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीट ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। यहाँ से ज्वाइन कर लेना, आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन विच ईयर विक्ट्री टनल वॉज कंस्ट्रक्टेड इन द मेमोरी ऑफ विक्ट्री ऑफ एलाइड फोर्सेज इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो बोलते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र देशों की सेनाएं जब जीत गई थी तो उसकी याद में विक्ट्री टनल जो था वो बनाई गई थी। ये विक्ट्री टनल शिमला में बनाई गई थी, और बोलते हैं कौन से ईयर में जो था वो इसका निर्माण किया गया था। तो विक्ट्री टनल शिमला में बनाई गई थी और 1945 में ये बनाई गई थी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। देखो, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 में और सेकंड वर्ल्ड वॉर ये 1945 में जब समाप्त हुआ था, तो इस दौरान देखो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा जो युद्ध लड़े जा रहे थे, इसमें जो भारत की ओर से ब्रिटिश सेना गई थी, जिसको इंडियन ब्रिटिश आर्मी जो था वो बोला जाता था, उसका संचालन जो था वो किया जा रहा था शिमला से संचालन किया जा रहा था। और सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, यानी कि ब्रिटिश भारतीय सेना थी, उसका जो कंट्रोल किया जा रहा था वो किया जा रहा था जनरल वेवेल के द्वारा, और जनरल ऑकिनलेक एक हुआ करते थे, जनरल ऑकिनलेक, इनके द्वारा जो था वो ये कंट्रोल किया जा रहा था, और ये सारी चीज़ें शिमला से की जा रही थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब समाप्त होता है और वर्ल्ड वॉर को जीत लिया जाता है, तो उसी को याद रखने के लिए एक टनल यहाँ पर बनाई जाती है। डेट थी एग्जैक्टली 8 मई और ईयर था 1945। 8 मई 1945 को विक्ट्री टनल का निर्माण जो है वो किया जाता है। विक्ट्री टनल, तभी तो इसको विक्ट्री हुई थी ना, तभी तो इसको विक्ट्री टनल जो है वो बोला जाता है। अब हम इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स की बात कर लेते हैं जो कि शिमला में जो है वो स्थित हैं। अगर शिमला में हम बात करें तो रोथनी कैसल एक बिल्डिंग है जिसकी स्थापना 1838 में की गई थी, और A.O. ह्यूम के द्वारा यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का विचार इनके मन में आया था, और यहीं से ये प्रस्ताव जो है हो जाता है आगे। गॉर्डन कैसल बिल्डिंग है जो कि 1901-4 में बनी, जो कि न्यू गॉथिक आर्किटेक्ट स्टाइल में बनी। प्रेजेंट टाइम में ये जो है वो AG ऑफिस के रूप में जो है वो देखने को मिलती है। पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग जो शिमला की है वो 1882 में बनी थी, उसको कॉनी कॉटेज बिल्डिंग के नाम से जो है वो जाना जाता है। राष्ट्रपति निवास जो अभी हमें देखने को मिलता है उसको रिट्रीट के नाम से जाना जाता है, और 1850 में वो बना था। प्रेजेंट टाइम में जो कमांडर हाउस है आर ट्रैक का शिमला में, वो भी रिट्रीट के नाम से जाना जाता है। वाइसरेगर लॉज की बात करें तो वो 1888 में ट्यूडर आर्किटेक्ट स्टाइल में जो था वो बना था, और आर्किटेक्ट स्टाइल है वो भी इंपॉर्टेंट माना जाता है, ट्यूडर आर्किटेक्ट स्टाइल करके। 1965 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा इसे हैंडओवर कर दिया गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी को, और अभी यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी का ही हमें कंट्रोल जो है वो देखने को मिलता है। पंजाब हाई कोर्ट जो है वो ट्रांसफर किया गया था चंडीगढ़ को 1955 में। उससे पहले पंजाब का हाई कोर्ट जो था वो यहीं पर होता था। पीटर ऑफ बिल्डिंग जो आती है वहाँ से पंजाब का हाई कोर्ट जो था वो चलता था, और 1955 में इसको चंडीगढ़ को जो था वो ट्रांसफर कर दिया गया था, ये कहा जाता है। और कहा जाता है कि जब महात्मा गांधी का असैसिनेशन नाथूराम गोडसे के द्वारा किया गया था तो उसका कुछ ट्रायल वगैरह हुआ था यहाँ
यहाँ पर पीटर ऑफ में। और आगे हिप्पा के बारे में जानकारी दी गई है। हिप्पा जिसका नाम अभी चेंज भी कर दिया गया है और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर रखा गया है। ये बिल्डिंग 1974 में जो था वो बनी थी और इसकी जो कंस्ट्रक्शन की गई थी वो आर डिक्सन एक हुआ करते थे, आर डिक्सन के द्वारा जो था वो इसकी कंस्ट्रक्शन जो था वो की गई थी। तो ये हिप्पा के बारे में भी यहाँ से आपने ध्यान रखना था। तो ये सारा हिमाचल की बिल्डिंग्स के बारे में जानकारी आपकी हो गई, ये रिवाइज भी हो गया यहाँ से। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है वो चलते हैं। यहाँ पर बोलते हैं चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 यहाँ पर दी गई है। बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं डिंगटा चोरना इज़ अ टाइप ऑफ डाइवोर्स अमंग तुरी कास्ट या फिर कम्युनिटी। ये तुरी कास्ट कम्युनिटी के बारे में हमने इससे पिछले मिशन अलाइड के पार्ट में भी क्वेश्चन पढ़ा था और मैंने कहा था कि जो क्वेश्चन बच जाते हैं वो यहाँ पर अगले पार्ट में कवर किए जाएंगे और अभी कवर भी हो रहा है। बोलते हैं डिंगटा चोरना तुरी जनजाति या फिर समुदाय के बीच में तलाक का एक प्रकार है। और दूसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं रेणुका एंड पिन्नौल आर फेमस सेक्रेट सेंटर्स ऑफ टूरिस्ट। तो बोलते हैं कि रेणुका और पिन्नौल तुरी के प्रसिद्ध पवित्र केंद्र माने जाते हैं। अगर हम बात करते हैं इस तुरी कास्ट कम्युनिटी की तो ये जो है डिंगटा और चोरना इनके बीच में मुख्य रूप से तलाक के प्रकार आते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। और रेणुका और पिन्नौल ये उत्तराखंड में पड़ता है। ये जो है वो फेमस इनके जो है पवित्र स्थान माने जाते हैं टूरिस्ट के। ये भी जो है वो सही बात है। तो इस क्वेश्चन का बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर। अब हम यहाँ पर ना इसका बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट है। यहाँ पर हम कुछ इनके बीच में मैरिज और डाइवोर्स के टाइप देख लेते हैं। डाइवोर्स के टाइप में एक तो हमने डिंगटा चोरना पड़ा जिसमें ब्रेकिंग ऑफ स्ट्रॉ होता है, एक स्ट्रॉ को तोड़ा जाता है और डाइवोर्स मान लिया जाता है। पीठ झारना हो गया, ये भी जो है वो इनके बीच में एक डाइवोर्स का जो है वो टाइप होता है। इसमें जो है वो स्वीपिंग ऑफ बैक विद हैंड्स के साथ जो है वो बैग्स को स्वीप किया जाता है और वो भी डाइवोर्स माना जाता है। और ये जो है वो सिंबॉलिक टर्म्स हैं इनके बीच में। बट्टा सट्टा इनके बीच में मैरिज का टाइप है, झंझारा इनके बीच में मैरिज का टाइप है और हर भी जो है वो इनके बीच में मैरिज का टाइप माना जाता है। इनके बीच में अगर हम ब्राइड प्राइज को लेकर बात करें तो इनके बीच में जो है वो भिष्टाई हो गया, बिष्ठी हो गया, रीत हो गया, डेरी हो गया, ये जो है वो ब्राइड प्राइज जो है वो प्रचलित हैं। इस तरह के ब्राइड प्राइज इनके बीच में माने जाते हैं। पिछले एडिशन में जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था कि इनके बीच में जो पॉपुलर डांस का टाइप आता है वो कौन सा है। तो रासा इनके बीच में पॉपुलर डांस का टाइप आता है। और इनके जो पवित्र स्थान है उसमें रेणुका आता है जो कि डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पड़ता है, पिन्नौल आता है जो कि उत्तराखंड में जो है वो पड़ता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपने टूरिस्ट के बारे में ध्यान रखने थे। इतना यहाँ से क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं वेयर इज मिल्क चिलिंग प्लांट सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। तो बोलते हैं कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो मिल्क चिलिंग प्लांट जो है वो कहाँ पर स्थित है। हमीरपुर में जो है वो मिल्क चिलिंग प्लांट भी जो है वो स्थित है और ये जो है वो जलारी में स्थित है। जलारी जगह का नाम है जहाँ पर ये मिल्क चिलिंग प्लांट जो है वो स्थित है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर की बात करते हैं तो इन टर्म ऑफ एरिया हिमाचल प्रदेश का ये सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। ये पूरे हिमाचल का 1118 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है जो कि 2.01% जो है वो बनता है। अगर हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में हम ऐसे ही क्वेश्चंस की बात करें कि ऐसे क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस या ऐसे कौन कौन से केंद्र यहाँ पर स्थित हैं तो यहाँ पर एक भेड़ प्रजनन केंद्र भी स्थित है जिसको शीप ब्रीडिंग फार्म जो है वो बोलते हैं। ये जो शीप ब्रीडिंग फार्म है ये कहाँ पर स्थित है, हमीरपुर के ताल में जो है ये स्थित है। एक आपने ये ध्यान रखना है। हमीरपुर में जो है वो NIT भी जो है वो स्थित है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी जो है वो यहाँ पर स्थित है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में भी क्वेश्चन एक पूछा जाता है। क्वेश्चन इसकी स्थापना को लेकर बनता है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना के बारे में आपने ध्यान रखना है कि पहले ये रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता था, REC इसको बोलते थे। और REC की स्थापना 1986 में जो था वो की गई थी। फिर REC को बदल दिया गया और इसको NIT नाम दिया गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नाम इसको 2002 में जो था वो दिया गया था। तो अब NIT के बारे में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको वो भी पता होना चाहिए। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है वो इन टर्म ऑफ लिटरेसी रेट, साक्षरता दर के मामले में सबसे अधिक लिटरेट है। इनके इसका साक्षरता दर जो है वो सबसे ज़्यादा है, लगभग 89% जो है वो यहाँ की लिटरेसी जो है वो है। हमीरपुर शुरू से जो था वो हिमाचल का भाग नहीं था। 1966 से पहले जो था ये पंजाब का हिस्सा हुआ करता था। उसके बाद ये कांगड़ा की एक तहसील बनती है और फिर उसके बाद जो है 1972 में कांगड़ा से इसको अलग किया जाता है और 1972 में ये एक अलग से डिस्ट्रिक्ट जो है वो बनाया जाता है। अब टेस्ट सीरीज अगर आपने ज्वाइन की होगी, टेस्ट सीरीज में जब आप देखेंगे तो हमने और भी डेप्थ में पढ़ा हुआ है, जैसे कि HPSSC के द्वारा पहले, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा पहले क्वेश्चन पूछे गए थे कि हमीरपुर का जब गठन हुआ था तो यहाँ पर कितनी तहसीलें थी। तो हमीरपुर का जब गठन हुआ था तो यहाँ पर 2 तहसीलें हुआ करती थी 1972 में। एक हमीरपुर तहसील हुआ करती थी, एक बड़सर तहसील हुआ करती थी। और यहाँ पर जो था वो ये 2 तहसीलें जो था वो हुआ करती थी 1972 में।
परंतु 1980 में यहाँ पर कुछ और तहसीलें जोड़ी गई। सुजानपुर टिहरा को तहसील बनाया गया था, नदौन को तहसील बनाया गया था और भौरंज को तहसील बनाया गया था। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि ये सुजानपुर टिहरा है, भौरंज है, नदौन है, इनको कब तहसील बनाया गया था? तो 1980 में इनको तहसील जो था वो बनाया गया था। तहसील का दर्जा 1980 में दिया गया था। और हमीरपुर में अगर हम विधानसभा क्षेत्रों की बात करते हैं तो 5 विधानसभा क्षेत्र जो है वो हमीरपुर में आते हैं। एक हमीरपुर खुद आता है, हमीरपुर जो आप सिटी देखते हैं वो हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में भी आता है। एक यहाँ पर भौरंज विधानसभा क्षेत्र आता है, एक बड़सर विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर आता है, इसके अलावा एक सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र आता है और एक जो है नदौन विधानसभा क्षेत्र जो है वो आता है। तो ये विधानसभा क्षेत्र जो है वो हमीरपुर में 5 आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं एग्रीकल्चर एंड इट्स एलाइड इंडस्ट्रीज अकाउंट फॉर व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड GSPA। तो ये बात की जा रही है 2023-24 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग। तो 2023-24 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर और उसके जो संबंधित उद्योग हैं वो कितना % जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं हिमाचल प्रदेश की GSPA में, यानी कि ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड में। तो वो कंट्रीब्यूट करते हैं 13.70%। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से मैं डिटेल से आपको बता देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है यहाँ से पेपर 1 में। एग्रीकल्चर और उसकी अलाइड जो इंडस्ट्रीज हैं वो GSBA में 13.70% जो है वो कंट्रीब्यूट करती हैं। और अगर हम देखेंगे कि वर्कफोर्स में इनके यहाँ पर जो कामकार करते हैं लोग, कितने लोग जो हैं इस क्षेत्र में काम करते हैं, तो लगभग आधे से भी ज़्यादा यानी कि 58.71% लोग ऐसे हैं जिनकी आजीविका जो है वो यहाँ से चल रही है, जो अपना गुजारा जो है वो एग्रीकल्चर और उससे संबंधित क्षेत्रों से जो है वो कर रहे हैं। तो ये 58.71% का आंकड़ा भी इंपॉर्टेंट है, 13.70 का तो इंपॉर्टेंट है ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 व्हाट इज एस्टिमेटेड पर कैपिटा इनकम ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। तो बोलते हैं जो इकोनॉमिक सर्वे है, आर्थिक सर्वेक्षण है 2023-24 का, उसके अनुसार 2023-24 के लिए हिमाचल प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय है उसका अनुमान कितना किया गया है। तो 2023-24 के लिए जो हिमाचल की प्रति व्यक्ति आय का अनुमान किया गया है वो 2,35,199 का किया गया है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। पर कैपिटा इनकम के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, PCI इसको बोलते हैं। अब पर कैपिटा इनकम के बारे में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, जो देखो 2023-24 का इकोनॉमिक सर्वे है उसके अकॉर्डिंग जो है एडवांस एस्टिमेट एक आता है, उसके अकॉर्डिंग पता चलता है कि हिमाचल की जो पर कैपिटा इनकम एस्टिमेटेड है 2023-24 के लिए वो 2,35,199 है। इससे पहले 2022-23 के लिए ये जो था वो 2,18,788 रुपये था, 2,18,788 ये जो था वो अनुमानित थी। और इन दोनों ईयर्स को 2022-23 को और 2023-24 को कंपेयर करेंगे या फिर इसमें ग्रोथ रेट हम देखेंगे कि कितनी ग्रोथ रेट जो है वो होती है, तो 7.5% जो है वो हमें ग्रोथ रेट देखने को मिलती है। अगर आप कंपेयर करेंगे 2022-23 से 2023-24 में कितनी ग्रोथ रेट हुई, तो वो 7.5% जो है वो ग्रोथ रेट हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये आपने पर कैपिटा इनकम के बारे में यहाँ से ध्यान रखना था। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट विलेज ऑफ स्पीति वैली। इससे पहले हमने फर्स्ट विलेज भी पढ़ा था एक, उसको भी मैं बताऊँगा कौन सा फर्स्ट विलेज पढ़ा था, परंतु लास्ट विलेज हमने स्पीति वैली का जो है वो क्या पढ़ रखा है, वो हमने लोसर पढ़ रखा है। लोसर जो है वो स्पीति वैली का अंतिम विलेज जो है वो आता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। लाहौल और स्पीति वैसे तो डिस्ट्रिक्ट आते हैं, परंतु लाहौल वैली का जो है वो अपना इंपॉर्टेंस है, स्पीति वैली की अपनी इंपॉर्टेंस है। अब स्पीति की अगर हम अंतिम गांव की बात करते हैं तो स्पीति का जो है वो अंतिम गांव जो है वो लाहौल आता है। हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था एक, हमने क्या पढ़ा था वहाँ पर, हमने क्वेश्चन पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो, चंद्रा घाटी के बारे में हमने पढ़ा था। चंद्रा घाटी का जो पहला गाँव आता है वो कोकसर आता है। कोकसर जो है वो यहाँ का पहला गाँव जो था वो हमने पढ़ा था। तो कोकसर विलेज आपने ध्यान रखा होगा। आपने जो है वो पोस्ट ऑफिस भी ध्यान रखा होगा। हिक्किम में जो है वो पोस्ट ऑफिस है जो कि हाईएस्ट ऊंचाई पर जो है वो स्थित है, हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस जो है वो कहलाता है। और आपने पूलिंग स्टेशन के बारे में भी ध्यान रखा होगा कि तशीगंग यहाँ पर एक जगह का नाम है जो कि हाईएस्ट पूलिंग स्टेशन जो है वो वर्ल्ड का है। तो ये सारे क्वेश्चन लाहौल स्पीति के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो बनते हैं। अगर हम स्पीति की बात करते हैं तो स्पीति का जो हेडक्वार्टर है वो काजा में जो है वो है। वैसे लाहौल और स्पीति, लाहौल स्पीति जो डिस्ट्रिक्ट है उसका हेडक्वार्टर केलोंग में स्थित है, परंतु अगर हम अकेला स्पीति वैली की बात करते हैं, स्पीति वैली की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, काजा में स्थित है। और स्पीति का जो मतलब होता है वो होता है मणियों की भूमि, यानी कि वैली ऑफ जेम्स, मणियों की लैंड ऑफ जेम्स आप कहेंगे, वैली नहीं, लैंड ऑफ जेम्स जो है वो इसको कह देते हैं इंग्लिश में। ये आपने ध्यान रखना, मणियों की भूमि जो है वो इसको बोलते हैं। तो ये सब लाहौल स्पीति के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए।
अभी आप क्वेश्चन देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन इज ऑल्सो नोन एज बाबा सोबानाथ की नगरी और पाप नगरी। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से किस शहर को जो है वो बाबा सोबानाथ की नगरी भी बोला जाता है और पाप नगरी भी जो है वो बोला जाता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। इससे पहले का जो मिशन एलाइड का एडिशन था वहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने डिटेल से डिस्कस किया था। अगर आपने टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट करके जो है बता दीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।